हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था रेकरिंग ऑडिट्स का, ठीक है। और इससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, जैसे कि जो क्वालिटी कंट्रोल के एलिमेंट्स थे उसमें मॉनिटरिंग क्या क्या चीज़ों की होनी है। उसके बाद ऑडिट करने के लिए प्री कंडीशंस क्या होती हैं, जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि ऑडिट शुरू होने से पहले ये देखना कि प्री कंडीशंस प्रेजेंट हैं या नहीं, उसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। तो ऑडिटर को ध्यान में रखना होगा कि एफआरएफ जो होता है उसे ये देखना है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सही है जो फॉलो किया गया है। दूसरी चीज़, मैनेजमेंट क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी पूरी कंप्लीट कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए उस एफआरएफ के अकॉर्डिंग, उस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जो कि एप्लीकेबल है किसी पर्टिकुलर सेक्शन में, जिस सेक्शन में वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई गई हैं। इंटरनल कंट्रोल सही लगाया गया है, ऑडिटर को हर तरह की इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं और अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस दिया गया है कि नहीं, कि वो ऑडिट एविडेंस लेने के पर्पस से जिससे चाहे उससे पूछताछ कर सकता है। फिर ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स पे एक अग्रीमेंट, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर की बात हुई थी। फिर मैंने आपको स्ट्रेस आउट किया था पार्टनरशिप फर्म्स के लिए कि उसमें थोड़े प्रिकॉशन ज़्यादा लेने पड़ते हैं। एक असाइनमेंट लेने से पहले ऑडिटर को क्लियर आइडिया ले लेना चाहिए सर्विस का, अपने जो भी बिजनेस कंसर्न है जिसका वो ऑडिट करने जा रहा है, कि ऐसा तो नहीं कि वो प्रॉपर है, मतलब जिस हिसाब से वो देख रहा है बिजनेस का एक्टिविटीज़ जो कैरी आउट हो रही हैं, तो एंगेजमेंट लेटर में अपना एक्सेप्टेंस देना सही है कि नहीं, तो वो पर्पस सॉल्व हो जाता है। प्लस उसमें बहुत सारी चीज़ें डिफाइंड होती हैं ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में, जो इम्पोर्टेंट भी मार्क कराया था, जैसे ऑडिट का स्कोप क्या हो, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हो, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हो, एफआरएफ कौन सा लगेगा, ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म और कंटेंट क्या होगा। फिर रेकरिंग ऑडिट्स की बात हुई थी, तो रेकरिंग ऑडिट्स में मैंने ये कहा था कि मान लीजिए अगर एक साल फर्स्ट ईयर ऑडिट हुआ, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बनाया गया, अब सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सब सारे ही साल उसी ऑडिटर को ही उस एंटिटी का, उस बिजनेस कंसर्न का ऑडिट करना है, या सर्विस फर्म का, कंसल्टेंसी फर्म का भी, तो उसमें क्या हर बार उसे ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बनाना पड़ेगा? नहीं। अगर कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से एंगेजमेंट लेटर चेंज करना पड़ रहा है, तो फिर वो रिवाइज करना पड़ेगा। और वो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे मेंशन्ड हैं, जिसके बारे में हम लोग ने कल डिस्कस भी किया था और ये भी कहा था कि ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए अगर ओनरशिप में कोई चेंज हो रहा है, मेजर मैनेजमेंट ही बदल रही है, बिजनेस का साइज बदल रहा है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बदल रहा है, ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं। या फिर ऑडिट का स्कोप समझने में मैनेजमेंट से गलती तो नहीं हुई है, एंटिटी से, ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो कुछ पॉइंट्स इसमें कवर हुए थे। इसके बाद का जो टॉपिक है जो आज स्टार्ट करना है वो है लिमिटेशन ऑन स्कोप प्रायर टू ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। ये टॉपिक क्या बोलता है? ये टॉपिक ये बोलता है कि अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी, जो मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था, दोज चार्ज विद गवर्नेंस, वो ऑडिट के स्कोप में लिमिटेशन लगा सकते हैं। हो सकता है जो मैं इंफॉर्मेशन मांगूं, मैंने बिजनेस कंसर्न तो स्टडी कर लिया है, ऑडिटर बोल रहा है, मन में सोच रहा है कि मैंने बिजनेस कंसर्न स्टडी कर लिया है, लेकिन हो सकता है कि मैं जो इंफॉर्मेशन मांगूं या कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करूं, तो हो सकता है मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी उसे देने में कोई ना कोई एक्सक्यूज दे, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करे, जिसकी वजह से हो सकता है मुझे ओपिनियन डिस्क्लेम करना पड़े और फ्री, ट्रू एंड फेयर ओपिनियन हो सकता है मैं ना दे पाऊँ। तो ऐसे केस में ऑडिटर को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हम ये समझते हैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन क्या होता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन क्या होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि
लिमिटेशन कब लग सकता है? जब मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी से कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन किसी तरह का ऑडिटर अगर रिक्वायर कर रहा है और उसे वो ना दिया जाए, जिसकी वजह से उसे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना पड़े, डिस्क्लेम करना पड़े अपना ओपिनियन। तो डिस्क्लेम करना पड़े, ये सिचुएशन कब अराइज होती है? देखिए, होता क्या है, ऑडिट में जैसे हम लोग ऑडिटर ओपिनियंस पढ़ेंगे आगे चल के, जैसे अनक्वालिफाइड ओपिनियन होता है जिसमें क्लीन रिपोर्ट जाती है पूरी, ट्रू एंड फेयर, और जिसमें कोई कंडीशन नहीं लगी रहती है। अगर कोई मिस स्टेटमेंट्स अराइज होती भी हैं ऑडिट के टाइम पे, पता भी चलता है, जो क्लाइंट से डिस्कस होके सॉर्ट आउट हो जाती हैं, तो फिर ऑडिटर क्लीन रिपोर्ट देता है। क्वालिफाइड रिपोर्ट तब देता है जब मान लीजिए कोई भी तरह का मिसस्टेटमेंट अराइज हो रही है, जो ऑडिटर को लगता है कि ये काफ़ी मटीरियल हो सकती है या ये सीरियस हो सकती है। फिर एक आती है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन और एक आता है एडवर्स ओपिनियन। तो अभी हम सारे टाइप्स ऑफ ऑडिट ओपिनियन जो है इस टॉपिक में कवर नहीं करेंगे, वर्ड वाइज समझेंगे। जब जब कोई भी वर्ड अगर अराइज होगा ओपिनियन से रिलेटेड, किस तरह का ओपिनियन है, तो वो हम तब समझेंगे, क्योंकि इसके ऊपर प्रॉपर एक ऐसे है और प्रॉपर एक अलग से टॉपिक है जो बहुत डिटेल में कवर्ड है ओपिनियंस के ऊपर। तो डिस्क्लेमर का अगर लेमन लैंग्वेज में समझे तो ये मतलब होता है कि अगर ऑडिटर को कोई अगर किसी भी तरह का अगर वो एविडेंस डिमांड कर रहा है और उसे वो सही तरीके से नहीं मिल रहा है, मान लीजिए वो सफिशिएंट नहीं है, ऑडिटर ने क्लाइंट से कोई मान लीजिए क्रेडिटर्स की डिटेल्स मांगी, उनसे कहा कि जितने भी हाई वैल्यू क्रेडिटर्स हैं आपके, उन सबके स्टेटमेंट्स चाहिए हमें, अकाउंट बैलेंस स्टेटमेंट्स चेक करने हैं, उससे मुझे रेक्टिफाई करना है, तो वो आप क्रेडिटर्स से मंगवा लीजिए, मेल पे मंगवा लीजिए या वो हार्ड कॉपी दे जाएं। तो क्लाइंट वो स्टेटमेंट्स दे तो देता है, लेकिन जितने भी हाई वैल्यू होते हैं ना, वो मिस आउट कर जाता है, जिसमें बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। मान लीजिए उस क्लाइंट का बिजनेस जो है टर्नओवर 5 करोड़ का है, और वो क्रेडिटर्स के जो स्टेटमेंट्स बेसिकली हाई वैल्यू के जो होते हैं, वो उसमें मान लीजिए 2 करोड़, 3 करोड़, 50 लाख ऐसे होते हैं। तो अब ये सारे क्रेडिटर्स को ऑडिटर अलग से हाईलाइट करके बोलता है कि इनके स्टेटमेंट्स हमें सबसे पहले चाहिए, बाकी जो छोटे क्रेडिटर्स हैं उनके बाद में भी मिल जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अगर ऑडिटर को वो एविडेंस सही तरीके से नहीं मिल रहा है, पूरा नहीं मिल रहा है, जो हाई वैल्यू क्रेडिटर्स हैं उनके अकाउंट बैलेंसेस के स्टेटमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, मंथ एंड बैलेंसेस हो गए या ईयर एंड बैलेंस स्टेटमेंट्स हो गए, रिकनसाइल करने के लिए वो नहीं दे रहा है, मैनेजमेंट कोई एक्सक्यूज दे रहा है कि हमारा क्रेडिटर से कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है या वो रिफ्यूज कर रहे हैं देने से। और तब ऑडिटर अगर पूरी तरह से एविडेंस कंप्लीट और सफिशिएंट एडिक्वेट एविडेंस अगर ऑब्टेन नहीं कर पाता है, तो वो अपना ओपिनियन डिस्क्लेम करता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है ओपिनियन डिस्क्लेम करने का कि अगर मिसस्टेटमेंट्स कुछ रह गई हैं देखने से, मतलब अनडिटेक्टेड हैं, जो कि हम ऐसे फिगर आउट नहीं कर पाएंगे, ऑडिटर ऐसा सोच रहा है। मान लीजिए जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड थी और जो दिखाई गई है उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं, मैनेजमेंट ने हो सकता है कि ये हो एरर्स, और वो नहीं दिख रही हैं, ट्रेस आउट नहीं हो पा रही हैं, और वो मिसस्टेटमेंट्स बहुत सीरियसली अफेक्ट कर सकती हैं पूरे ऑडिट को। अगर वो पता चल जाए तो ऑडिट में मेनली काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो वो बहुत सीरियस है मिसस्टेटमेंट्स और बहुत मटेरियल है, बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं जो कि डिटेक्ट नहीं हो पा रही हैं। तो तब ऑडिटर डिस्क्लेमर ओपिनियन देता है, ठीक है, तब वो फिर अनक्वालिफाइड रिपोर्ट नहीं देता है, डिस्क्लेमर ओपिनियन देता है। तो दो रीजंस हैं जब ऑडिटर जो है डिस्क्लेमर ओपिनियन देता है। पहला तो अनएबल टू ऑब्टेन sufficient and appropriate audit evidence।
ठीक है। और दूसरी, जब कोई अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स हैं जो कि मटेरियल भी हो सकती हैं एंड परवेसिव भी हो सकती हैं, सीरियस भी हो सकती हैं, तब वो अपना ओपिनियन जो है वो डिस्क्लेम करता है। ठीक है। और सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला का मतलब, कुछ सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट्स मांगे थे ऑडिटर ने चेक करने के लिए, अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए, और मैनेजमेंट्स के पास उनका कंट्रोल नहीं है और वो ऑडिटर को समझा नहीं पा रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं है, तो इस चीज़ पे ऑडिटर जो है वो थोड़ा सा डाउटफुल हो जाएगा और अपना एविडेंस, क्योंकि उसे कंप्लीट तरीके से नहीं मिला है, तो वो ओपिनियन को ज़रूर डिस्क्लेम करेगा। ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है जिसकी वजह से डिस्क्लेमर हो ओपिनियन का। बहुत लेमन लैंग्वेज में मैंने समझाया, अभी इस पे पूरा एक ऐसे कवर्ड है, वो हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। अभी हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं क्योंकि, तो टॉपिक ये बोलता है कि अगर मान लीजिए मैनेजमेंट या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस किसी भी तरह का लिमिटेशन लगा रहे हैं, अगर किसी भी तरह का अगर लिमिटेशन लगा रहे हैं ऑडिट के स्कोप में, जिसकी वजह से हो सकता है ऑडिटर को ओपिनियन डिस्क्लेम करना पड़े, तो ऑडिटर फिर बेहतर यही है कि वो एंगेजमेंट एक्सेप्ट ही ना करे, अनलेस अगर लॉ या रेगुलेशन कह रहा है कि उसे ही करना है। जब तक कोई लॉ या रेगुलेशन कह रहा है कि उसे ही ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना है, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई लॉ या रेगुलेशन नहीं कह रहा है तो फिर वो ऐसा ऑडिट एक्सेप्ट ही ना करे, वो ज़्यादा बेटर है। उसके स्कोप में जहाँ जहाँ लिमिटेशन लगेगी उसका इंडिपेंडेंस अफेक्ट होगा ऑडिटर का, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म वो एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा ठीक से, और अगर वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा तो उसकी वजह से उसे ऑडिट करते करते टाइम कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो इससे अच्छा अगर लिमिटेशन लग रहा है स्कोप में तो ऑडिट एक्सेप्ट ही ना करो जब तक कोई लॉ या रेगुलेशन नहीं बोल रहा है। दूसरा जो इसमें पॉइंट है वो है एक्सेप्टेंस ऑफ अ चेंज इन एंगेजमेंट। मान लीजिए एंगेजमेंट यानी कि ऑडिट कंप्लीट होने से पहले अगर मान लीजिए ऑडिटर को रिक्वेस्ट किया जा रहा है एंगेजमेंट चेंज करने के लिए, और चेंज करने के लिए जो कम लेवल ऑफ एश्योरेंस दे रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? An auditor who before the completion of engagement is requested to change the engagement to one which provides a lower level of assurance should consider the appropriateness of doing so. Engagement change करना मतलब क्या हुआ इसमें? जैसे ऑडिट एंगेजमेंट में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेज होता है ऑडिट प्रोसीजर का, जब क्लाइंट को भी नोटिफिकेशन मिलती है ऑडिटर की, ठीक है, और कि ऑडिटर ने उसके काम को एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया है, उसके बिजनेस का ऑडिट करना एक्सेप्ट किया है कि नहीं। और दूसरी चीज़ एक क्लैरिफिकेशन मिलता है कि ऑडिट का स्कोप या पर्पस क्या रहेगा। तो एक तरह का ये पहला प्रोसीजर होता है ऑडिट का, जब क्लाइंट को नोटिफिकेशन मिलता है कि हाँ ऑडिटर का स्कोप क्या रहेगा। उसने पहले तो ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया एंगेजमेंट लेटर के थ्रू, फिर उसका स्कोप एंड पर्पस क्या रहेगा। तो अगर ऑडिट एंगेजमेंट में कोई चेंजेस हो रहे हैं, मान लीजिए क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया है कि ऑडिट एंगेजमेंट में कुछ चेंज होना चाहिए, जिसकी वजह से चेंजेस हो रहे हैं अगर, तो सबसे पहले ऑडिटर ये देखे कि क्या ये चेंजेस रिक्वायर्ड हैं एक्चुअल में कि नहीं, उसकी एप्रोप्रिएटनेस देखे। ठीक है। तो अगर क्लाइंट की रिक्वेस्ट मिल रही है तो ये ऐसा क्लाइंट क्यों बोल सकता है? मान लीजिए कोई सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हुई है ऑडिट का नेचर समझने में, स्कोप समझने में,
या मैनेजमेंट किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाना चाह रहा है स्कोप पे, ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स हैं। तो इस केस में ऑडिटर को बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा कि अगर मैनेजमेंट या एंटिटी ऐसा बोल रही है कि एंगेजमेंट को चेंज करो, जो पहला प्रोसीजर होता है ऑडिट के टाइम पे, जब ऑडिट एंगेजमेंट लेटर भी एक्सेप्ट हो जाता है और क्लैरिफिकेशंस मिल जाते हैं कि ऑडिट में स्कोप और पर्पस क्या रहेगा, तो वो एश्योरेंस भी इतना नहीं दे रहे हैं, तो उसका एप्रोप्रिएटनेस चेक करो कि क्या वो सच में रिक्वायर्ड भी है उस एंगेजमेंट चेंज करना। तो कुछ रीजंस इसमें स्पेसिफाइड हैं जो ये टेस्टिफाई, जो ये एक तरह से अफर्म करते हैं कि ऑडिट एंगेजमेंट चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जैसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ऑडिट का नेचर समझने में एंटिटी को, मैनेजमेंट को, कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं लग रहा है, मैनेजमेंट जो है किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन तो नहीं लगा रहा है ऑडिट करते टाइम स्कोप पे, उसे कोई चीज़ ऐसी जो ना समझ आई हो, वो मिसअंडरस्टूड कर गया हो, या फिर सर्कमस्टांसेस बदले हों। तो इस केस में ऑडिटर जो है केयरफुली कंसिडर करेगा रिक्वेस्ट, देखेगा कि उसके एंड रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, एंगेजमेंट के स्कोप में क्या क्या चेंजेस आएंगे। ऐसा तो नहीं कोई रेस्ट्रिक्शन लग रहा है, कोई लिमिटेशन लग रहा है, या इसकी वजह से कोई लीगल रिजल्ट्स कुछ इनिशिएट तो नहीं हो जाएंगे। अगर ऑडिटर को लगता है, अब इसमें देखिए एक सबसे बड़ी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी ये कि अगर ऑडिटर को लगता है कि एंगेजमेंट भले ही चेंज हो, जस्टिफाइबल है, मैनेजमेंट के रीजंस बहुत ही जस्टिफाइबल हैं, ऑडिट वर्क अगर ऐसे के अकॉर्डिंग हो रहा है, and it shall be applicable to the changed engagement, the report issued would be appropriate for the revised terms of engagement. इसमें साफ साफ लिखा है कि if the auditor concludes that there is reasonable justification to change the engagement, उसे लगता है एंगेजमेंट चेंज होना जस्टिफाइबल है, ऑडिट वर्क भी ऐसे इसके अकॉर्डिंग हो रहा है, तो जो भी रिपोर्ट इशू होगी वो एप्रोप्रिएट होगी, इस रिवाइज टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के अकॉर्डिंग होगी। और कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए रिपोर्ट में ओरिजिनल एंगेजमेंट का रेफरेंस नहीं दिया जाएगा, या फिर ऐसे प्रोसीजर्स जो ओरिजिनल एंगेजमेंट में करे गए थे, यानी कि पहले वाली एंगेजमेंट में जो प्रोसीजर्स करे गए होंगे या उसका रेफरेंस अगर है तो वो नहीं दिया जाएगा। लेकिन ऑडिटर चेंज नहीं करेगा एंगेजमेंट अगर उसे रीजनेबली फाइन ना लगे तो दो ऑप्शंस हैं ऑडिटर के पास। ऑडिटर या तो यस या फिर नो, दो पॉसिबिलिटीज हैं। यस तब जब रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, ठीक है, तो चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, तो वो चेंज कर देगा, वो चेंज के लिए मान जाएगा। लेकिन अगर उसे रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं मिल रहा है, नो रीजनेबल, यही वर्ड इसमें मेनली यूज हुआ है, नो रीजनेबल जस्टिफिकेशन मैनेजमेंट से नहीं मिल रहा है, तो फिर नो चेंज इन एंगेजमेंट, फिर ओरिजिनल एंगेजमेंट ही फॉलो होगा। टर्म्स अगर चेंज हुए हैं, ऑडिटर और मैनेजमेंट दोनों नए टर्म्स पे अग्री करेंगे और वो सूटेबल रिटन फॉर्मेट में होगा। और अगर ऑडिटर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट नहीं चेंज कर पा रहा है एंड इज नॉट परमिटेड बाय मैनेजमेंट टू कंटिन्यू द ओरिजिनल एंगेजमेंट, तो इसके भी कुछ अलग ही रेपरकशंस हैं। इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू अग्री टू अ चेंज, अब यहाँ पे लिखा है कि अगर ऑडिटर मान लीजिए अग्री नहीं कर रहा है कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज हो, ही इज अनेबल टू अग्री and is not permitted by management to continue. अब auditor is not agreeing to original, मतलब है इसमें ऑडिटर कह रहा है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज ना हो और मैनेजमेंट कह रहा है कि ओरिजिनल एंगेजमेंट कंटिन्यू ना हो, तो उस केस में ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिट एंगेजमेंट से विड्रॉ कर लेगा।
जो भी एप्लीकेबल लॉ या रेगुलेशन है उसको देखते हुए ऑडिट एंगेजमेंट से विड्रॉ कर लेगा, पीछे हट जाएगा। एंड दूसरा पॉइंट ये कि वो डिटरमाइन करेगा कि अगर कोई ऑब्लिगेशन तो नहीं है जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल हो या किसी भी तरह का, to report the circumstances to the party such as those charged with governance। इस टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें कवर्ड हैं तो वो मेसी ना हो जाए इसलिए मैं आपको शुरुआत से बताती हूँ। सबसे पहले अगर मैनेजमेंट बोलता है ऑडिटर को कि एंगेजमेंट चेंज करो और उसे उस अश्योरेंस कम मिल रहा है तो ऑडिटर ध्यान से उसका एप्रोप्रिएटनेस चेक करे कि क्या सच में एंगेजमेंट चेंज करना रिक्वायर्ड है भी कि नहीं। क्लाइंट का रिक्वेस्ट तभी आता है जब मान लीजिए सर्कमस्टांसेस कुछ चेंज होते हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ऑडिट के वो नेचर नहीं समझ पाया है, मैनेजमेंट नहीं समझ पाया है, या मैनेजमेंट किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है स्कोप पे। तो स्कोप पे रेस्ट्रिक्शन, स्कोप ऑफ ऑडिट पे रेस्ट्रिक्शन तो नहीं लगा रहा है, ये सब चीज़ों का ध्यान ऑडिटर रखे। अब ऑडिटर जो है वो अच्छे से रिक्वेस्ट को समझेगा क्लाइंट की, अगर उसे सही लगता है, जस्टिफाइबल लगता है, सही वैलिड रीजंस मिल रहे हैं कि एंगेजमेंट चेंज करना चाहिए, और अगर चेंज करेंगे तो एसएस का भी फॉलो होगा और ऑडिट भी सही से होगा, रिपोर्ट भी उसी हिसाब से इशू होगी, तो फिर रिपोर्ट जो इशू होगी उसमें ओरिजिनल एंगेजमेंट का कोई रेफरेंस नहीं होगा। जितने प्रोसीजर्स फॉलो हुए थे ओरिजिनल एंगेजमेंट के वो भी उसमें रेफरेंस उनका भी नहीं होगा। लेकिन अगर ऑडिटर को रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो फिर वो अग्री नहीं करेगा, थर्ड चीज जो इसमें मेंशन्ड है वो ये है कि ऑडिट एंगेजमेंट के टर्म्स अगर चेंज हो रहे हैं तो वो डिफाइन हो रिटन फॉर्मेट में और दोनों ऑडिटर और मैनेजमेंट उस पर अग्री करें। मान लीजिए ऑडिटर जो है वो एंगेजमेंट टर्म्स जो चेंज हो रहे हैं उस पर अग्री नहीं कर रहा है और मैनेजमेंट जो है वो ओरिजिनल एंगेजमेंट पे अग्री नहीं कर रहा है, तो दोनों ही कॉन्ट्रडिक्टरी हो रहे हैं, तो उस केस में ऑडिटर तुरंत वो ऑडिट एंगेजमेंट छोड़ दे और ये देख ले कि अगर कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऐसा ऑब्लिगेशन रिक्वायर्ड तो नहीं है कि ये रिपोर्टिंग हमें दोज चार्ज विद गवर्नेंस से करनी है या किसी और पार्टीज को भी बताना है या ओनर्स को, स्टेक होल्डर्स को बताना है। तो पहले तो वो विड्रॉ करेगा उस एंगेजमेंट से, भाई अगर वो टर्म्स जो चेंज हो रहे हैं उससे वो अग्री नहीं हो रहा है एंड मैनेजमेंट पुराने टर्म्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले तो वो विड्रॉ करेगा। दूसरी चीज़ वो क्या करेगा कि वो ये देखेगा कोई ऐसा ऑब्लिगेशन तो नहीं है कि हमें इस चीज़ की रिपोर्टिंग TCWG से, जो टॉप लेवल के जो ओनर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, ओनर्स, रेगुलेटर्स, पार्टीज, उनसे तो नहीं करनी है। तो ये दो चीज़ें वो देखेगा। इसमें एक इलस्ट्रेशन दिया है आप लोग को और क्लैरिफाई करने के लिए बहुत ही इजी वे में, तो वो इलस्ट्रेशन देख लेते हैं क्या है। इलस्ट्रेशन ये है कि एक कंपनी को अपॉइंट किया गया एज एन ऑडिटर ऑफ SC लिमिटेड फाइनेंशियल ईयर 14-15 के लिए, ठीक है। अब उसमें CA सुरेश जो हैं, पार्टनर्स हैं सुरेश चंद्र एंड कंपनी के, इन्होंने पूरा रूटीन वर्क कंप्लीट किया 29 मई तक। अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो ऑफिस पे जा रहे थे फाइनल ऑडिट रिपोर्ट को साइन करने के लिए, उनका रोड एक्सीडेंट हो गया एंड ही डाइड। अब जो दूसरे पार्टनर हैं उसी फर्म के, उन्होंने अकाउंट साइन किए उस कंपनी के विदाउट रिव्यूइंग द वर्क परफॉर्म बाय CA सुरेश, क्योंकि मेन काम जो है वो CA सुरेश ने किया था। अब उनकी डेथ हो गई तो जो CA चंद्रा है यानी कि जो दूसरे पार्टनर है उस फर्म के, उन्होंने बिना परफॉर्मेंस को रिव्यू किए रिपोर्ट साइन कर दिया। तो अब ये लोग ये पूछ रहे हैं कि ये रीजंस बताइए कि CA चंद्रा जो है वो राइट है अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने में, क्योंकि ऑडिट किसी और ने परफॉर्म किया, किसी दूसरे पार्टनर ने, और वो राइट है। तो अब इसका आंसर क्या लिखा है, पहले तो इन्होंने बहुत अच्छे से कोट किया है, ऐसे का रेफरेंस दिया है, अपने जस्टिफिकेशंस दिए हैं और उसके बाद बताया है कि क्या CA चंद्रा राइट है अपने वर्क में। तो सबसे पहले SA 220 का रेफरेंस दिया है, क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलाइंग ऑन वर्क परफॉर्म बाय अनदर ऑडिटर।
engagement partner taking over an audit during the engagement may apply the review procedures such as the work has been performed in accordance with professional standards and regulatory and legal requirements. अच्छा, ये एक ऐसे है इसमें relying on work performed by another auditor. ठीक है, इसका रेफरेंस देते हुए बोल रहे हैं एन एंगेजमेंट पार्टनर टेकिंग ओवर एन ऑडिट ड्यूरिंग द एंगेजमेंट मे अप्लाई द रिव्यू प्रोसीजर्स सच एज द वर्क हैज बीन परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स and regulatory legal requirements. Significant matters have been raised for further consideration. Appropriate consultations have taken place and the resulting conclusions have been documented and implemented. There is a need to revise the nature, timing, and extent of work. The work performed, supports, and conclusions reached, and is approximately documented. The evidence obtained is sufficient and appropriate to support audit report, and objectives of engagement have been achieved. तो सबसे पहले जो इसमें इन्होंने रेफरेंस दिया है, एक तो 220 ऐसे का दिया है और फिर ये कहा है कि एंगेजमेंट पार्टनर जो भी ऑडिट टेक ओवर करता है तो वो सारे प्रोसीजर्स लगाता है देखने के लिए कि स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉलो हो रही हैं, मैटर्स अगर कोई रेज हुए हैं बाकी के जो भी अकाउंटिंग उनसे रिलेटेड फर्दर कंसिडरेशन से रिलेटेड वो सही रेज हुए हैं, ठीक है, कंसल्टेशंस ली गई हैं, कंक्लूजन सही तरह से निकाले गए हैं और अगर नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट रिवाइज होना चाहिए किसी काम को लेके तो अगर उसकी नीड है तो वो हुआ है, वर्क सारा परफॉर्म हुआ है, वो कंक्लूजन्स को सपोर्ट कर रहा है एंड एविडेंस जो ऑब्टेन हुआ है वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट है। इसके अलावा इसमें क्या लिखा है? इसके अलावा ये लिखा है कि one of the basic principles which govern the auditor's professional responsibilities and which should be complied with whenever an audit is carried is when the auditor delegates work to assistants or uses work performed by other auditors and experts. He will continue to be responsible for forming and expressing his opinion on financial information. तो दूसरा प्रिंसिपल ये प्रोफेशनलिज्म में जो होता है कि ऑडिट जब कैरी हो रहा है तो वो काम असाइन कर देता है अपने स्टाफ में और वो दूसरों के काम को यूज़ करता है अपनी रिपोर्टिंग करने में, अपना रिव्यू देने में, ठीक है, अपना ओपिनियन देने में। तो वो दूसरों के वर्क पे रिलाई कर सकता है प्रोवाइडेड वो अपनी तरह से भी पूरी प्रोफेशनल ड्यू एंड केयर लगाए, ठीक है, और कोई ऐसा रीज़न नहीं छूटना चाहिए कि उसे बाद में ऐसा लगे कि मुझे इसके वर्क पे रिलाय नहीं करना चाहिए था। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है कोड ऑफ एथिक्स के अकॉर्डिंग कि एक एंगेजमेंट पार्टनर दूसरे अपने स्टाफ मेंबर्स के काम पे जो उस एंगेजमेंट टीम का पार्ट है जो ऑडिट कैरी आउट कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन का, उस पे उनके वर्क पे वो रिलाई कर सकता है, उसे उसके बेसिस पे अपना ओपिनियन दे सकता है, रिपोर्ट दे सकता है, लेकिन वो अपनी तरफ से भी विजिलेंट रहे, स्किल और केयर लगाए, केयर यूज़ करे ताकि कोई ऐसा रीज़न ना लेफ्ट आउट हो कि उसे ऐसा लगे कि मुझे रिलाय नहीं करना चाहिए था। तो ये कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट है जो इसमें इस पैराग्राफ में मेंशन्ड है। पहले तो ये इन्होंने बोला कि ऑडिट में कैसे कैसे ऑडिटर अपना वर्क करता है, क्या क्या चीज़ें चेक करता है, कंक्लूजन्स पे भी आता है तो वो कैसे देखता है, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क कैसे देखता है। फिर बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करिए कि ऑडिटर क्या दूसरों के वर्क पे रिलाई कर सकता है। उसके बाद ये लिखा है कि ऑडिटर पूरी तरह से सुपरवाइज करे जो भी वर्क डेलीगेट वो कर रहा है, रीजनेबल अश्योरेंस ले। तो इस तरह के वर्ड्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे, जैसे रीजनेबल अश्योरेंस ले, पूरी तरह से डायरेक्ट सुपरवाइज करे जो भी वो वर्क कर रहा है और रिलाई कर रहा है ना जिस वर्क पे, उसके लिए वो सुपरविजन दे, मॉनिटरिंग करे। तो इसके बाद ये 2 पैराग्राफ्स कंप्लीट होने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। पहले ये बताया कि ऑडिटर एसए के अकॉर्डिंग क्या क्या देखता है, कैसे रिव्यू करता है। फिर बेसिक प्रिंसिपल की बात हुई कि ऑडिटर रिलाई करे कि ना करे। फिर तीसरे पैराग्राफ में ये बोला कि सुपरवाइज करे जो भी उसने वर्क असाइन किया है, तभी तो वो सही से रिलाई कर पाएगा जब उसे रीजनेबल अश्योरेंस मिलेगा अपने डेलीगेट से, अपने अदर मेंबर्स जो हैं एंगेजमेंट टीम के। अब ये बोला है कि इस केस में
रिपोर्ट साइन करने से पहले प्रोसीजर सारे परफॉर्म हुए होंगे, लेकिन रिपोर्ट साइन नहीं हो पाई क्योंकि डेथ हो गई पार्टनर की। दूसरे पार्टनर ने रिलाई किया उस पर्टिकुलर पार्टनर की वर्क पे जिस पार्टनर की डेथ हुई। तो इसमें ये मेंशन्ड है, CA Chandra is allowed to sign the audit report, though will be responsible for expressing the opinion. He may rely on the work performed by CA Suresh provided he further exercises adequate skill and due care and review the work performed by him. ये इस पूरे आंसर का जिस्ट है। पहले हमने अपना काम किया, ऑडिटर क्या क्या करता है वो बताया, क्या उसे दूसरे के वर्क पे रिलाई करना चाहिए वो बताया, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, केस स्टडी के अकॉर्डिंग आंसर कर दिया कि ठीक है पार्टनर की डेथ हो गई, दूसरे पार्टनर को उसने पार्टनर की डेथ हुई, उसी ने सारा वर्क परफॉर्म किया, दूसरा पार्टनर जो है उसे रिपोर्ट साइन करनी पड़ रही है, लेकिन ऑडिट के अकॉर्डिंग दूसरा पार्टनर रिपोर्ट साइन कर सकता है, ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकता है, कोई उसमें कंडीशंस नहीं है, लेकिन रिपोर्ट साइन करने से पहले वो रिव्यू कर ले कि CA सुरेश ने वर्क क्या परफॉर्म किया था और अपना स्किल और अपना ड्यू केयर ज़रूर लगाए। तो ये लास्ट लाइन जो लिखी है ये उसी पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड है कि वो ऑडिट रिपोर्ट तो साइन कर सकता है, लेकिन पहले वर्क रिव्यू कर ले जो CA सुरेश ने किया था जिसकी डेथ हो गई, एंड उसके अलावा अपनी स्किल और ड्यू केयर लगाए। ठीक, ये है पूरा क्वेश्चन। अब हमारा टॉपिक क्योंकि एंड होने वाला है, तो अब नेक्स्ट क्लास से हम कुछ नया टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑडिट। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम बाय द नेम CA ज्योति ट्यूटोरियल्स, जिसमें आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। आज हमने बेसिकली जो टॉपिक्स कवर किए हैं वो किए हैं लिमिटेशन अगर लग जाए एंगेजमेंट में, एंगेजमेंट अगर चेंज हो जाए, ठीक है, और केस स्टडी देखने से पहले हमने ये देखा था कि एंगेजमेंट अगर चेंज हो रही है, मैनेजमेंट अग्री कर रहा है नहीं कर रहा है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और फिर ऑडिटर दूसरे ऑडिटर के वर्क पे रिलाई कर सकता है, उसके ऊपर हमने एक इलस्ट्रेशन कवर किया है। ठीक, तो ये हमारा टॉपिक है, एक केस स्टडी है वो हम डिस्कस कर लेंगे, बाकी टॉपिक हमारा एंड हो गया है, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। ठीक है, कोई भी क्वेरीज हो डू मेंशन मी ऑन द कमेंट बॉक्स, वो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।